आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए जवाहरलाल नेहरू का नाम तय था। इसलिए राजनीतिक गलियारों में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चर्चा नहीं थी, बल्कि राजनेताओं की असल दिलचस्पी तो इस बात में थी कि स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन होगा। संविधान तैयार होते होते 1949 तक कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के नाम दावेदारों की सूची में आने लगे। पहला नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष पहले ही चुन लिए गए थे और मजे की बात यह है कि संविधान सभा के अध्यक्ष को ही भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव करना था। राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। जब नाम सामने आ चुके थे तो अखबारों की सुर्खियां बनना भी तय था। अखबारों में आए दिन राजेंद्र प्रसाद वर्सेस राजगोपालाचारी के लेख छपने लगे। अखबारों की इस खुसर-पुसर को देखते हुए राजेंद्र प्रसाद ने जून 1949 में एक बयान जारी करते हुए कहा कि किसी पद के लिए मेरे और राजा जी के बीच किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता का कोई सवाल नहीं उठता और जनता से किसी तरह के दुष्प्रचार में लिप्त ना होने की अपील करता हूं। इस बयान के कुछ समय के लिए अटकलों का दौर थोड़ा शांत हो गया, मगर अंदर खाने सियासी शतरंज कुछ अलग ही चाल चलने की तैयारी में थी। नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, इसलिए कांग्रेस के बाकी नेताओं से बात किए बिना ही नेहरू ने राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति मान लिया। नेहरू ने 10 सितंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद के लिए एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, जल्द ही हमें गणतंत्र के राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में फैसला करना होगा। मैंने वल्लभ भाई से इस बारे में चर्चा की है और हमें लगा कि राजा जी शायद राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसी वजह से वल्लभ भाई और मैंने महसूस किया है कि एक मत से चुनाव के लिए आपकी ओर से राजा जी का नाम रखा जाए। राजेंद्र बाबू भी कोई छुटभैया नेता नहीं थे। नेहरू के उस पत्र ने उन्हें बड़ी ठेस पहुंचाई। वह इस बात से हैरान थे कि नेहरू और पटेल मिलकर उन्हें डिक्टेट कर रहे हैं। प्रसाद ने 11 सितंबर 1949 को जो जवाब लिखकर भेजा उसे साथ के साथ पटेल को भी भिजवा दिया। इसमें राजेंद्र बाबू ने लिखा, इस पत्र की लंबाई के लिए क्षमा कीजिए, मैं और अधिक सम्मानजनक विदाई चाहता था। वल्लभ भाई पटेल इस बात से हैरान थे कि जब नेहरू ने उनसे बात ही नहीं की तो उनका नाम क्यों घसीट लिया गया। नेहरू ने उसी दिन राजेंद्र बाबू और पटेल को खत भेजा। नेहरू ने कहा कि जो मैंने आपको लिखा उसका वल्लभ भाई से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बिना वल्लभ भाई का संदर्भ दिए या उनका नाम लिए खुद से वह सब लिखा था। वल्लभ भाई इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ यदि मैंने आपको कोई ठेस पहुँचाई है या फिर यह महसूस कराया है कि आपको सम्मान देने में मुझसे कोई कमी रह गई है। नेहरू का मानना था कि बतौर गवर्नर जनरल राजा जी पहले से ही बड़े कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडलों की अगवानी के प्रोटोकॉलों की बारीकियों को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। नेहरू ने लिखा कि राजा जी को प्रोटोकॉल की इन बारीकियों का अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लगा है और बदलाव का मतलब होगा कि इन प्रक्रियाओं को फिर से गुजारा जाए, फिर से उन सबको सीखा जाए और इन वजहों से मैंने सोचा कि राजा जी ही बने रहें। नेहरू और प्रसाद दोनों ही अपनी चिट्ठियों की एक एक प्रति सरदार पटेल को भिजवाते रहे। पटेल ने 16 सितंबर 1949 को एक पत्र में लिखा, मैंने ऊपर जो कुछ भी कहा है मुझे विश्वास है कि आप फिर से समीक्षा करेंगे और किन्हीं भावनाओं के आगे झुक नहीं जाएंगे जो आपने जवाहर को लिखे पत्र में जताई हैं। आप मामले को फैल जाने दीजिए और दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि हमारे बीच की कोई भी दूरी हमें अपने विगत वर्षों के संबंधों से जुदा कर सकती है। नेहरू 6 अक्टूबर को ब्रिटेन और अमेरिका के लिए रवाना होने वाले थे। वह चाहते थे कि जाने से पहले ही राजा जी के पक्ष में फैसला हो जाए। उन्होंने अपना प्रस्ताव संविधान सभा के कांग्रेस दल के सामने रखने का फैसला किया। पटेल ने रोकने की कोशिश की मगर नेहरू नहीं माने। उस बैठक के बारे में वी शंकर ने लिखा है, जैसे ही नेहरू ने प्रस्ताव रखना शुरू किया माहौल तनावपूर्ण हो गया। उनका भाषण कुछ उत्साही सदस्यों ने रोक दिया। रुकावट बड़ी सम्मानजनक नहीं थी। नेहरू के बाद कई और लोग बोले और सबने उस प्रस्ताव का बेहद कड़े शब्दों में विरोध किया। चर्चा काफ़ी उग्र हो गई और इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि पार्टी इस प्रस्ताव के सीधे सीधे खिलाफ में थी। बाद में मंच पर सरदार पटेल ने माइक संभाला और करीब 10 मिनट तक बोलते रहने के बाद सदस्यों से मर्यादा बनाए रखने की अपील की। पटेल के दखल से यह तो तय हो गया कि नेहरू का प्रस्ताव नहीं गिरेगा
उसी रात नेहरू ने अपने हाथों से पटेल को लिख भेजा कि यात्रा से लौटकर वह त्यागपत्र दे देंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और होना भी नहीं था। भारत वापस लौटते ही नेहरू ने राजाजी के चुनाव में अपना जोर शोर लगाना शुरू किया। फिर नेहरू ने एक और दाव चला। दिसंबर 1949 को नेहरू ने प्रसाद को लिखा कि पार्टी बेहद अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गई है। नेहरू ने प्रसाद को पार्टी का अध्यक्ष या फिर योजना आयोग का चेयरमैन बनाने का ऑफर दिया। प्रसाद ने 12 दिसंबर 1949 को जवाब में नेहरू को दो टूक लिखा। मैं सहमत हूं कि गणतंत्र के राष्ट्रपति से जुड़े फैसले में देरी नहीं करनी चाहिए और अगर मैं कोई मदद कर सकता हूं तो मैं तैयार हूं। सभा के काफी सदस्यों की यह राय है कि मैं गणतंत्र के राष्ट्रपति का पद स्वीकार करूं। इस संबंध में अलग अलग लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि अगर मैंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वो इसे विश्वासघात के रूप में देखेंगे। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है और मुझसे कहा है कि मैं उनके साथ विश्वासघात ना करूं। पटेल फैसला कर चुके थे कि वह राजेंद्र बाबू का साथ देंगे। 18 दिसंबर 1949 को राजेंद्र बाबू को पटेल ने एक पत्र में लिखा, आपको जवाहरलाल के विचार पता हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मौलाना इस विषय में क्या महसूस करते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें तो आपने मुझ पर बड़ा बोझ लाद दिया है। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। जवाहर मुझे बताते हैं कि वह मेरे लौटने पर इस बारे में मुझसे चर्चा करेंगे। इसके बाद पटेल ने प्रसाद के पक्ष में गोलबंदी शुरू कर दी। इतिहासकार प्रोफेसर मक्खन लाल ने द प्रिंट के लिए अपने लेख में लिखा कि जब डीपी मिश्रा ने पूछा कि प्रसाद जीतने की कितनी संभावना है तो उन्होंने जवाब दिया, अगर दूल्हा पालकी छोड़कर न जाए तो शादी नक्की समझो। पटेल का इशारा सौम्य, विनम्र और शर्मीले प्रसाद की ओर था। उन्हें डर था कि कहीं राजाजी के पक्ष में प्रसाद रिटायर होने को राजी ना हो जाएं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। संविधान सभा ने 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। बाद में राजेंद्र बाबू 1952 में हुआ पहला राष्ट्रपति चुनाव भी जीत गए और 1957 का दूसरा चुनाव भी। राजेंद्र बाबू मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनका यह कार्यकाल आज भी सभी राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा है।